चलिए, आज भारत की सबसे मशहूर और कह सकते हैं विवादास्पद स्टार्टअप कहानियों में से एक शुगर कॉस्मेटिक्स की इस चमकदार दुनिया के पीछे की सच्चाई पर एक नजर डालते हैं। शुगर कॉस्मेटिक्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी, है ना? एक ऐसा ब्रांड जिसने मानो रातों रात इंडियन ब्यूटी मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया। और ऐसा क्यों न हो? जरा सोचिए, आज पूरे देश में 45,000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स में शुगर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मतलब देश के कोने कोने तक इनकी पहुंच है। लेकिन इस कामयाबी के चकाचौंध के पीछे एक और कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कभी-कभी जो सबसे बड़ी सफलता दिखती है, वो अपने पीछे सबसे बड़े संकट भी छिपाए रखती है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है इसकी फाउंडर विनीता सिंह और उनके उस जुनून से जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। विनीता की ये बात उनके काम करने के अंदाज को पूरी तरह से बयां करती है। उनके लिए बिजनेस सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि एक जुनून है, एक जिद है। और उनका ये जुनून कितना गहरा है, इसका सबसे बड़ा सबूत सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्हें डॉयचे बैंक से सालाना 1 करोड़ रुपए की नौकरी का ऑफर मिला था। 1 करोड़! एक ऐसी नौकरी जिसका सपना शायद हर कोई देखता है। और उन्होंने क्या किया? उस ऑफर को ठुकरा दिया। जरा सोचिए, 1 करोड़ की एक सेफ एंड सिक्योर नौकरी छोड़ के उन्होंने एक अनजान रास्ता चुना, अपने पैशन का रास्ता। और बस यहीं से उनकी ये जबरदस्त कहानी शुरू होती है। तो अब देखते हैं कि इस जिद ने, इस जुनून ने कैसे एक इतने बड़े ब्रांड को खड़ा किया। देखिए, 2015 में सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के साथ शुरुआत हुई, फिर नायका के साथ पार्टनरशिप हुई, उसके बाद एक बड़ी फंडिंग मिली। हर कदम उन्हें मार्केट में एक पावर हाउस बनाता चला गया। और ये चीज उनके नंबर्स में भी साफ दिखती है। देखिए, FY23 में रेवेन्यू था 420 करोड़ और अगले ही साल FY24 में ये बढ़कर हो गया 505 करोड़। मतलब रॉकेट स्पीड से ग्रोथ। लेकिन जैसा फिल्मों में होता है ना, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। और यहां भी कुछ वैसा ही है। इसे हम ग्रोथ पैराडॉक्स कह सकते हैं। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। अगले साल के अनुमानों के हिसाब से शुगर का रेवेन्यू 18% तक गिर सकता है और उनका घाटा वो लगभग 2 गुना हो सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है? इतनी तेजी से ऊपर जाता हुआ ब्रांड अचानक नीचे की तरफ कैसे आने लगा? पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है? इसका जवाब सिर्फ शुगर की कहानी में नहीं, बल्कि इंडिया के पूरे D2C मार्केट के उस चक्रव्यूह में छिपा है जिसमें आजकल लगभग हर नया ब्रांड फंस रहा है। और इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स में असली फर्क का ना होना। मतलब बहुत से ब्रांड्स एक जैसे इंग्रेडिएंट्स, यहां तक कि एक ही मैन्युफैक्चरर से माल बनवा रहे हैं। नतीजा, मार्केट में एक जैसे प्रोडक्ट्स की भीड़ लग गई है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को ठीक से समझने के लिए 2 शब्द समझने जरूरी हैं। पहला है CAC, यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। सीधी भाषा में कहें तो एक नए कस्टमर को अपनी दुकान तक लाने में कितना पैसा खर्च हुआ। और दूसरा है LTV, यानी लाइफ टाइम वैल्यू। इसका मतलब है कि एक कस्टमर अपनी पूरी जिंदगी में उस ब्रांड से कितने का सामान खरीदेगा, इसकी एक उम्मीद। और यहीं पर D2C की टपकती बाल्टी वाली प्रॉब्लम सामने आती है। देखिए, एक अच्छे बिजनेस में LTV हमेशा CAC से ज्यादा होता है। मतलब कस्टमर को लाने का खर्चा कम और उससे होने वाली कमाई ज्यादा। लेकिन इंडियन D2C में उल्टा हो रहा है। ब्रांड्स कस्टमर लाने पर ढेर सारा पैसा बहा रहे हैं, पर वो कस्टमर दोबारा लौट कर ही नहीं आ रहा। दूसरी बड़ी चुनौती है डिस्ट्रीब्यूशन। आज भी इंडिया का 85% ब्यूटी मार्केट ऑफलाइन है, यानी दुकानों पर। तो अगर असल में बड़ा बनना है तो सिर्फ ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा। लेकिन ऑफलाइन जाना वो किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर और फिर जाके रिटेलर तक। हर स्टेप पर लागत बढ़ती जाती है और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाता है। और तीसरी और सबसे बड़ी आग है मार्केटिंग का खर्चा। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। जो पुराने जमे जमाए ब्रांड्स हैं जैसे HUL, वो अपने रेवेन्यू का सिर्फ 8 से 15% मार्केटिंग पर लगाते हैं और नए D2C ब्रांड्स 40 से 50%। क्यों? क्योंकि सब एक ही ऑडियंस के पीछे भाग रहे हैं, जिससे एड्स के दाम आसमान छू रहे हैं।
लेकिन इन सब टेक्निकल प्रॉब्लम से भी गहरी एक और प्रॉब्लम है, और वो जुड़ी है कस्टमर के दिमाग से, क्वालिटी को लेकर उनकी सोच से। देखिए, इंडिया का ब्यूटी मार्केट मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटा है। 80% है मास मार्केट, जहां सबसे सस्ता माल बिकता है। फिर 16% है मेस्टीज मार्केट, यानी न ज्यादा महंगा न सस्ता। शुगर जैसे ब्रांड्स यही काम करते हैं। और बचा हुआ सिर्फ 4% है प्रीमियम या लग्जरी मार्केट। और सबसे चौंकाने वाली बात पता ही क्या है? ये जो छोटा सा 4% वाला प्रीमियम सेगमेंट है ना, जहां लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार है, उसमें से 93% मार्केट विदेशी ब्रांड्स के कब्जे में है। आज भी ज्यादातर लोगों के दिमाग में प्रीमियम क्वालिटी का मतलब इंटरनेशनल ब्रांड होता है, इंडियन ब्रांड नहीं। और ये इंडियन D2C ब्रांड्स के लिए सबसे बड़ा पहाड़ है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडियन ब्रांड्स के लिए कोई उम्मीद ही नहीं बची? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने इस कोड को क्रैक किया है, जैसे कि मिनिमलिस्ट। उन्होंने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, यानी सब कुछ खुद बनाकर और प्रोडक्ट को सबसे अलग रखकर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया। या फिर फॉरेस्ट एसेंशियल्स, उन्होंने आयुर्वेद को एक लग्जरी एक्सपीरियंस बनाकर प्रीमियम मार्केट में अपनी जगह बना ली। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या $1 बिलियन यूनिकॉर्न बनने की इस अंधी दौड़ में इंडियन ब्रांड्स एक लेगेसी बनाना भूल रहे हैं? एक ऐसी विरासत जो सालों साल चले? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही आगे चलकर इंडिया के स्टार्टअप वर्ल्ड का भविष्य तय करेगा। चैनल पर नए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का।